जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जनता अगोर रही है कि जो महापौर चुनाव में जो धांधली भइल रही है पर बदला लेवे खातिर जनता एकदम दमदारी से तैयार है। बच्चों के उज्जवल भविष्य करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, उनकी समस्या का समाधान करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। चाहे दोनों पैर मेरे घायल हो जाए, मैं इसी तरह व्हील चेयर पे चलूँगी और इसी तरह लगातार जनता के बीच में चल रही हूँ। पहले देखिए, पहले ये लोग दलितों पर पेशाब करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। अब जैसे चुनाव आ जाता है तो पैर धुलाई शुरू हो जाएगा, भारत रत्न शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है और चुनाव में किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है, जबकि प्रत्याशी अभी तो आप ही खाली घोषित हुई हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करती हूँ, TV9 डिजिटल का स्वागत करती हूँ और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे लोकसभा सदर की प्रत्याशी घोषित किया है। जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जनता अगोर रही है कि जो महापौर चुनाव में जो धांधली भइल रही है पर बदला लेवे खातिर जनता एकदम दमदारी से तैयार है। जैसे आप प्रचार भी कर रही हैं, आपके पैर में कैसे दिक्कत हो गई है, मतलब उसके बाद भी आप चल रही हैं और ये देख करके मुझे ममता बनर्जी की याद आ रही है कि वो भी विधानसभा चुनाव में ऐसे ही चली थी। जी, ये सही बात है कि पैर में फ्रैक्चर हुआ है और लगातार मैं चल रही हूँ, लाठी के माध्यम से चली और जब पैर में ज़्यादा सूजन आने लग गई, डॉक्टर साहब मना कर दिए, तो मैंने कहा रोक तो मुझे कोई नहीं सकता, तो मैंने व्हील चेयर ले लिया, क्योंकि मुझे जनता के बीच में जाने से कोई नहीं रोक सकता, उनके मुद्दे उठाने से कोई नहीं रोक सकता, बच्चों के उज्जवल भविष्य करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, उनकी समस्या का समाधान करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। चाहे दोनों पैर मेरे घायल हो जाए, मैं इसी तरह व्हील चेयर पे चलूँगी और इसी तरह लगातार जनता के बीच में चल रही हूँ। और जनता देख रही है कि चरम सीमा पर महंगाई है, मुद्दे इतने हैं, जहाँ मैं जा रही हूँ हर एक गांव देहात में PDA वाला जन पंचायत हम लोग का चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर PDA जन पंचायत चल रहा है। PDA जो है एक लोकतांत्रिक जनबंधन है और ये कारगर हथियार है दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो लगातार हम चौकी चौराहे पर, गांव में, टोले पर, मोहल्ले में, हर जगह जाकर PDA जन पंचायत लगाते हैं। लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और हम उनको बताते हैं कि आपके हक अधिकार जो है उसे समझिए। योगी ने कहा था PDA परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी के बोलने से क्या होता है, मोदी जी के बोलने से क्या होता है। मोदी जी ने तो 15 लाख भी बोला था, आया क्या आपके खाते में? आया भैया? नहीं आया। आया भैया? क्यों खाते में आया? नहीं आया। अच्छा, तो मतलब गैस के दाम तो कम हो ही गए लोग, कितना 1200 हो गए। हमके लगा 300 हो गए लोग। जब हिंदुत्ववादी सरकार है तो हिंदू घर में तो 300 हो गए लोग ना, 1200 नहीं हो गए भाई। तो देखिए 1200 दाम हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है और 15 लाख नहीं आए हैं। तो मोदी जी और योगी जी कहे थे कि 2022 में जो पक्का मकान मिल जाए, मिल गए? नहीं मिला। अब 2022 में जो बा और स्मार्ट सिटी बन गई, किसान की आय दुगनी हो गई। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता। PDA का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए माने आधी आबादी महिलाएं, ए माने अगड़ा जो गरीब तबका है, ए माने आदिवासी, उसमें सब समाहित है। जैसे बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, सारे वर्ग के लोग इसमें शामिल है। जो सदियों से प्रभुत्ववादी शक्तियों ने पिछड़ा दलित को हमेशा वंचित रखा है अपने हक और अधिकार से, तो ये उससे लड़ने के लिए PDA कारगर हथियार है। और हम जगह जगह जा रहे हैं, मैं गांव चक्की चौराहे पे जाकर पूछती हूँ कि ये गांव जो है, इस ग्राम सभा में कोनो पढ़वैया लइका लइकी होई? सब कह रहे हाँ बा। तो कहनी केहू के नौकरी मिलल बा? ये मोदी जी की 10 साल की सरकार में और योगी जी की 7 साल की सरकार में केहू के सरकारी नौकरी मिलल? तो कोई एक हाथ भैया उठाता नहीं है, कोई नहीं कहता है कि हाँ हमें नौकरी मिला है। क्यों भाई? मोदी जी कहले रहलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियाँ मिली। तो कहाँ पर नौकरी? पकौड़ा तलना कोई रोजगार थोड़ी है। तो यही बात है, ये सारे मुद्दे हैं जनता के, ये मुद्दों के लिए मैं लड़ती हूँ, इसलिए मैं लगातार भारत रत्न दिया गया इस साल। हाँ, तो वो अब ये आखिरी है ना, चुनाव आ गया ना, बहुत कुछ होगा, बहुत खेला होगा, देखिएगा आप। ये चुनाव आ गया है ना, तो भारत रत्न भी दिया जाएगा, सम्मान भी दिया जाएगा। भैया पैर वैर धुलाई भी शुरू हुआ कि नहीं है? अभी तो पैर धुलाई शुरू होगा, है ना, दलितों का पैर धुलाई। पहले देखिए, पहले ये लोग दलितों पर पेशाब करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। अब जैसे चुनाव आ जाता है तो पैर धुलाई शुरू हो जाएगा, भारत रत्न शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें भी देना शुरू हो जाएगा, देखिएगा। आप एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य,
उनकी बेटी भाजपा में है, वो सनातन पर लगातार हमला करते हैं। आप एक विधायक मनोज पांडे ने बोला। हाँ, तो पिता पुत्र पुत्री समझे ना इस बात को, इसमें मैं क्या टिप्पणी करूँगी, पिता पुत्री समझे। और आप रवि किशन जो आप भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, उनको आप बाहरी कहते हैं। हाँ, तो वो बाहरी नहीं है। जो रवि किशन यहाँ की बहुरिया है क्या जी? वो कहते हैं मामखोर के हम हैं। कहाँ के हैं? मामखोर के सुकुल हैं। कौन मामखोर? यही है। तो पहले लिखते थे रवि किशन और बाद में रवि किशन शुक्ला लिखने लगे। किनको प्रभावित करना चाहते हैं ये भी? हाँ, और वो बाहरी है, मैं घर की हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, बहुआ पार मेरा घर है, कोई भी आ सकता है, सभी का स्वागत है। और बहू का जो काम होता है वो ससुराल को सजाना और संवारना होता है। क्यों? क्योंकि बेटी की डोली मैके से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है। ताउम्र जिंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है, संवारती है। मैं यहाँ महापौर को चुनाव लड़ रही थी महापौर का, तो मैंने गली गली दिखाने का काम किया था। लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया था कि यहाँ नालियाँ भरी पड़ी है, कूड़ा कचरा। अभी भी आप देखेंगे पीछे नालियाँ, देखिएगा क्लीन है क्या? तो अभी भी देखिएगा, तो हमेशा नालियाँ भरी पड़ी रहती है, कूड़ा कचरा इतना जमा रहता है, मवेशी जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। क्यों भाई? रवि किशन जी आके ये सारी चीज़ें, ये मुद्दा क्यों नहीं देख रहे हैं? जानवर एक्सीडेंट करते हैं इतनी गलन में, इतनी ठंड में। अभी 2 दिन से सूरज देवता प्रकट हुए हैं, इतनी गलन इतनी ठंड में किसान अपनी खेती की रखवाली करने के लिए मजबूर हो गया है, फसलों की रखवाली करने के लिए मजबूर हो गया है। हम 4-5 दिन पहले कैंपियरगंज से लौट रहे थे, तो मैंने लाइव वीडियो के मैं उतर जाती हूँ, मैं सीधा नीचे उतर जाती हूँ। जब खेत खलियान से गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ 35 सांड घुसे हुए थे एक खेत में। जो जिस खेत में 35 सांड घुसे हो, वो कोई फसल को बिल्कुल रखेंगे नहीं, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो किसान क्या करेगा? आय भी दुगनी नहीं होगी। 50 किलो कट्टा पहले आवत रहा खाद का ना, हाँ, तो अभी जो है वो 40 का हो गया वो कट्टा। मतलब कट्टा भी घट गया, खाद भी घट गया और दमो बढ़ गई। तो किसान की आय दुगनी नहीं हो रही है। 2022 से पहले पक्के मकान नहीं मिल रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी तो पता नहीं कौन से देश में बन रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या, और सांसद जो थे वो गोद लिए थे गांव को। वो गांव कहीं दिख रहा है जो सांसद गोद लिए थे? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं। जनता अपने मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ कोई काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, समाजवादी व्यक्तिगत चुनाव लड़ ही नहीं रही है। ये जनता का ही चुनाव है। वो गांव कहीं दिख रहा है जो सांसद गोद लिए थे? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं। जनता अपने मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ कोई काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, समाजवादी व्यक्तिगत चुनाव लड़ ही नहीं रही है। ये जनता का ही चुनाव है, जनता वर्सेस सरकार का चुनाव है। और जनता पूरी तरह से तैयार है सरकार को जवाब देने के लिए, क्योंकि महापौर चुनाव में इन्होंने धांधली किया, पूरे देश ने देखा। चंडीगढ़ चुनाव में जो धांधली हुई पूरे देश ने देखा। तो जिस तरह से ये तानाशाह कायम करना चाह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में भी राजतांत्रिक लाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। ये सीधा घोषित करेंगे कि ये आपके प्रत्याशी है, ये आपके महापौर है, ये आपके विधायक है, ये आपके सांसद है। कोई चुनाव ये करवाएंगे नहीं। और देखिए, हम संविधान वाले देश में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, हमारा हक अधिकार है नेता को चुनने का। वो हक अधिकार फिर ये रखेंगे ही नहीं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये आखिरी चुनाव होगा, इसलिए मेरे साथ दीजिए। मैं लगातार सड़क से लेकर संसद तक आपके लिए लड़ सकती हूँ, तो मेरा साथ दीजिए। क्योंकि समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ही करना होगा। हमें क्या लगता है कि समस्या हमारी और समाधान करेगा भाजपा का पुजारी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको मंदिर और मस्जिद के नाम से बरगलाएंगे और ये कहते हैं हम राम को लाए। ये राम को लाएंगे? राम तो सदियों से थे, मन में थे, कण कण में थे। हम भी रोज पूजा पाठ करके निकलते हैं। हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज मंत्रिमंडल पूरा गया है दर्शन करने अयोध्या, और भाजपा के एक उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो कहे हैं कि जिन सपाइयों ने वहाँ पर खून बहाया हो, किस मुँह से जाएंगे वहाँ दर्शन करने? अच्छा, राम जी इन्हीं के हैं। कौन तय करेगा कि राम जी किनके हैं? कौन तय करेगा कि भगवान कौन है और भगवान किसके भगवान है? कौन तय करेगा कि कौन मान सकता है, कौन नहीं मान सकता है? और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बर देखुआ आवला ना, बर देखुआ आवला तो का पूछल जाला? यह ना पूछल जाई कि लड़का का कमाता, कौन नौकरी करता, लड़का कितना पढ़ा लिखा है। यह ना पूछल जाई जब बर देखुआ आवला। आपस में जो बायोडाटा ट्रांसफ़र होता है समधियों को, तो क्वालिफिकेशन में क्या लिखा रहता है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़का क्या कमाई करता है। ई ना लिखल हुई कि ई पूछा जाई कि अच्छा कितना कावड़ ढोले बा, कितनी बार मंदिर गया है, कितनी बार अयोध्या गया है, कितनी बार राम नाम जप रहा है, कितनी बार गंगा स्नान गया है, कुंभ में कितनी डुबकी लगा के आया है। ई पूछा जाएगा? पूछा जाएगा शिक्षा, पूछा जाएगा रोजगार, पूछा जाएगा कमाई। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी रोजगार है,
ज़रूरी शिक्षा, इस शिक्षा को ये खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ, गठबंधन क्या कहेंगे? आपके जयंत चौधरी आईआईटी वाले भी चले गए भाजपा की तरफ। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता का चुनाव है। जनता पीडीए से जुड़ रही है, जनता जो है गठबंधन को पसंद कर रही है। जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। देखिएगा ऐतिहासिक चुनाव होगा, यहाँ गोरखपुर में ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए, मुझे इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि मैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ और ये चुनाव जनता लड़ेगी और जीतेगी। आपका कहना है कि मैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ और जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, और जो बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, चाहे रविकिशन हो चाहे कोई भी हो, उनको जनता नकार देगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर संदीप मिश्रा, TV9 गोरखपुर।